Everybody shake हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे जीरो टू हीरो एवन एकेडमी में। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्या, हिस्ट्री, वो भी क्लास 10th की। तो आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण। क्या पढ़ेंगे? जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण। क्या पढ़ेंगे? कारण। अब इसमें कौन शासक रहता है? इसमें शासक आता है चार्ल्स 10। ये जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण किसके वजह से होता है? चार्ल्स 10 के वजह से। चार्ल्स 10 के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ये कैसा शासक था? यह एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक। निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ये पूरा निरंकुश मतलब होता है कठोर। ये कठोरता से शासन करता था और ये चाहता था कि हमारे देश में कोई सुधार ना हो। ये कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। यह क्रांति किसके खिलाफ होती है? इसी के खिलाफ होती है, चार्ल्स 10 के। पूछा जाएगा जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति किसके खिलाफ होती है? चार्ल्स 10 के खिलाफ होती है। किसके खिलाफ? चार्ल्स 10 के। जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। अब ये क्या करता है? ये फ्रांस में जो उभर रही होती है राष्ट्रीयता, उनको दबाने की कोशिश करता है। क्या करता है? राष्ट्रीयता को दबाने की कोशिश करता है। इसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। इसने क्या किया? संवैधानिक लोकतंत्र था, उसकी राह में मतलब प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। ये चाहता था कि हमारे देश में संवैधानिक लोकतंत्र ना हो। अब यह प्रतिक्रियावादी पोल्गनिक को क्या करता है? अपना प्रधानमंत्री बनाता है। किसको? पोल्गनिक को। पोल्गनिक को क्या बनाता है? प्रधानमंत्री। कौन बनाता है प्रधानमंत्री? चार्ल्स 10। किसको? पोल्गनिक को। और पोल्गनिक कैसा शासक था? ये भी कैसा था? प्रतिक्रियावादी शासक था। ये भी चाहता था कि हमारे देश में कुछ सुधार ना हो। पोल्गनिक द्वारा लुई 18वें द्वारा स्थापित समान संहिता समाप्त कर देता है। ये पोल्गनिक है, वो लुई जो 18वां था, उसने एक संहिता बनाई थी। कौन? समान नागरिक संहिता। उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। कौन? पोल्गनिक। पोल्गनिक लुई 18वां द्वारा बनाया गया समान संहिता का अंत कर देता है। किसने किया अंत? पोल्गनिक। और ये समान संहिता किसने बनवाया था? लुई 18वां। आप लोग नोट करिए।
आप लोग नोट करिए। लुई 18 ने क्या बनाया था? जल्दी जल्दी नोट करिए। गुड आफ्टरनून। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने आया हूं कि आपका 12th का बैच चालू हो चुका है। आप लोग इसमें देख रहे हैं तो जाकर मेन चैनल पे जो आपका जीरो टू हीरो A1 एकेडमी चैनल है उसमें जाकर आप लोग देखें कि 12th के बैच का फिजिक्स का पहला पार्ट डाल दिया है तुषार मैम ने और बहुत ही उम्दा गया है, बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही अच्छा था, लोगों ने देखा है। आप लोग भी जाकर देखें और अपने 12th की तैयारी के लिए जुड़ जाएं क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं रह गए जो लोग 12th की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि 10th का तो यहाँ चल ही रहा, 9th का चल रहा, 6th का चल रहा है, आपका 12th का भी स्टार्ट हो चुका है। हम लोग किसी तरीके से पीछे नहीं हटे हैं, आगे से आगे अच्छा से अच्छा आपको देते जा रहे हैं। तो धन्यवाद। आपको मैम पढ़ाएंगे, दीजिए मैम। तो आप लोगों ने नोट कर लिया? अब क्या होता है? अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया जाता है। किसको? कब? जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति में क्या किया जाता है? अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया जाता है। किसको? अभिजात वर्ग को। अभिजात वर्ग को क्या किया जाता है? विशेष अधिकार दिया जाता है। विशेष अधिकार दिया जाता है। क्या किया जाता है? अभिजात वर्ग है उसको विशेष अधिकार दे दिया जाता है। अब क्या हुआ? सर ने क्या बताया? फिजिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, आई मीन सॉरी 12th का। अब बोलोगे ये भी आफत आ गया, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? पढ़ाई करो अच्छे से। अब क्या हो जाता है? अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अधिकार दे दिया जाता है। अब वहां के उदारवादियों ने पोलगनिक का विरोध करना शुरू कर दिया। कहाँ के उदारवादियों ने? फ्रांस के उदारवादियों ने क्या करना शुरू कर दिया? पोलगनिक का विरोध करना शुरू कर दिया। उदारवादियों ने क्या किया? पोलगनिक का विरोध करना शुरू कर दिया। क्या किया? कहाँ के उदारवादी? फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। अब देखिए 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश लाया जाता है। कब? 25 जुलाई 1830 को क्या लाया जाता है? 4 अध्यादेश। 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश लाया जाता है। और ये अध्यादेश कहाँ लाया जाता है? फ्रांस में। याद रखिए कहाँ की बात हो रही है? फ्रांस की बात हो रही है। और ये जो चार्ल्स 10 है ये चारों अध्यादेश का क्या करता है? गला घोटने की कोशिश करता है। क्या करता है? ये जो चार्ल्स 10 है ये चारों अध्यादेश को क्या करता है? गला मतलब उनको मारने की कोशिश करता है। अब इसी कारण जुलाई 1830 से फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। किसके कारण? ये जो 4 अध्यादेश को लाया जाता है इसको क्या करता है? चार्ल्स 10 गला घोटने की कोशिश करता है। इसी कारण क्या हो जाता है? इसी कारण 28 जुलाई 1830 को क्या होता है? गृह युद्ध चालू हो जाता है। कब? 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध क्या हो जाता है? चालू हो जाता है।
चालू हो जाता है। पूछेगा 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध क्यों चालू होता है? क्योंकि 15 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश लाया जाता है। कहाँ? फ्रांस में। और ये चारों अध्यादेशों को चार्ल्स 10 क्या करता है? गला घोटने की कोशिश करता है। इसीलिए 28 जुलाई 1830 को क्या हो जाता है? गृह युद्ध चालू हो जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। इसे क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। समझे कि बूझे? समझ गए तो सही। किसको जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है? ये देखिए क्या हुआ था। 15 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश भारत में लाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जिसको मतलब ये चारों अध्यादेश को ये चार्ल्स 10 गला घोटने की कोशिश करता है। इसके वजह से क्या होता है? जुलाई 1830 को गृह युद्ध चालू हो जाता है। कहाँ? फ्रांस में गृह युद्ध कब चालू हुआ? 28 जुलाई 1830 को। और यही कारण था कि जुलाई 1830 की क्रांति हुई। आप इतना नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। आप लोग नोट कर लिए जी? जल्दी जल्दी नोट करते रहो, जल्दी जल्दी, फास्टली करो, फास्टली, क्योंकि जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना है ना 10th का। ये क्या था? जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब पढ़ेंगे जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव। ये तो कारण था, अब क्या पढ़ेंगे? प्रभाव। प्रभाव जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। कौन? चार्ल्स 10 क्या किया? फ्रांस की, चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी त्याग इंग्लैंड क्या हुआ? भाग गया। ये अब इंग्लैंड क्यों भाग गया? क्योंकि इसने 4 अध्यादेश, याद करो, 4 अध्यादेशों की क्या किया था? गला घोटने की कोशिश की थी। इसीलिए इस पे जगह जगह अवरोध लगाए गए। इसीलिए ये क्या किया? चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी त्याग कर कहां भाग गया? इंग्लैंड। ये भगौड़ा था, भाग गया इंग्लैंड। अब क्या? फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। किसका अंत हो गया? बुर्बो वंश का अंत हो गया। कहां? फ्रांस में। फ्रांस में बुर्बो वंश का क्या हो जाता है? अब अंत हो जाता है। हो गया, क्योंकि बुर्बो वंश का अंतिम शासक कौन था? चार्ल्स 10। एक क्वेश्चन बन गया, एग्जाम में पूछ देगा कि बुर्बो वंश का अंतिम शासक कौन था? चार्ल्स 10। बुर्बो वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी जल्दी बताओ कौन था? चार्ल्स 10 था। अब देखिए, इसके बाद आर्यले वंश आया। क्या आया? आर्यले वंश, जिसका शासक कौन था? लुई फिलिप बना। इसके बाद कौन आया? आर्यले वंश। आर्यले वंश, जिसका शासक कौन था? आर्यले वंश का शासक लुई फिलिप था।
पूछा जाएगा बुर्बो वंश के बाद कौन सा वंश आया? आर्ले वंश, जिसका शासक कौन था? लुई फिलिप था। अभी और यह उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करता है। ये किसकी स्थापना करता है? उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र की। उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र की तंत्र की क्या करता है? स्थापना। किसने किया? आर्लीय वंश के शासक लुई फिलिप ने क्या किया? उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। अब देखिए, इससे मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती मिलती है। क्या मिलती है? इससे मेटरनिक व्यवस्था है उसको चुनौती मिलती है। ये उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करता है तो क्या होता है? मेटरनिक व्यवस्था को क्या मिलती है? चुनौती मिलती है। इससे मेटरनिक व्यवस्था को क्या? उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र, यहाँ पे क लिखा गया, सॉरी, राजतंत्र की स्थापना कौन करता है? आर्लीय वंश का शासक लुई फिलिप। अब इससे क्या होता है? इससे मेटरनिक व्यवस्था को क्या मिलती है? चुनौती। जैसे हम पढ़ने में तेज हो, हम क्लास में टॉप आ गए और हमारे क्लास में कोई दूसरा बच्चा आ गया, अब वो तो हमसे भी ज्यादा टॉप है, तो हमको क्या मिली? चुनौती। अब इसको मेटरनिक को भी क्या, मेटरनिक व्यवस्था को भी क्या मिल जाती है? चुनौती। तो आप लोग नोट करिए। ट्वेल्थ के बैच का फिजिक्स का क्लास डल चुका है रुखसार मैम का। आप लोग जल्दी जल्दी जाके पढ़ लीजिए उनसे, ठीक है ना? फटाफट नोट करो लो। नोट हो गया? मैं मिट दूं? अब देखिए, इसी क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार व प्रसार होता है। किस क्रांति से? जुलाई 1830 की क्रांति से क्या होता है? यूरोप में प्रचार व प्रसार होता है। इस क्रांति से यूरोप में प्रचार व प्रसार होता है। किस क्रांति से? जुलाई 1830 की क्रांति से। अब मैं जितना बताई वही क्या होता है? जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रभाव था। अब पढ़ेंगे तो आप लोग इसको नोट करिए जल्दी। अब पढ़ेंगे लोग जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव। ये किसका प्रभाव था? फ्रांसीसी क्रांति का। अब बस क्या पढ़ेंगे? जो जुलाई 1830 में क्रांति होती है उसका प्रभाव।
जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव। जल्दी हेडिंग डालिए और मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए। अब देखिए, इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात को जानती थी, जो जुलाई की क्रांति थी ये इस बात को जानती थी कि देश में कट्टर राजस्ववादियों का प्रभाव कम हो रहा है। जुलाई 1830 की जो क्रांति थी यह इस बात को जानती थी कि हमारे देश में जो अच्छे कट्टर लोग हैं ना, उनका प्रभाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रियलिटी में यह क्रांति मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता की देन थी। किसकी देन थी? मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता की क्या थी? देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को फिर से एक बार जीवित कर दिया। पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को किसने जीवित किया? जुलाई 1830 की क्रांति। इसने क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को जीवित किया। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को जीवित किया। किसने जीवित किया? जुलाई 1830 की क्रांति ने। वियना कांग्रेस के उद्देश्य को सच साबित कर दिया। अब इसने क्या किया? जुलाई 1830 की क्रांति थी, उसने क्या किया? वियना कांग्रेस की जो उद्देश्य था ना, उसको सच साबित कर दिया कि हाँ, ये उद्देश्य सही में इन लोगों ने बनाया था। क्या किया? वियना कांग्रेस के उद्देश्य को सच साबित कर दिया। किसने सच साबित किया? जुलाई 1830 की क्रांति ने। और इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव किस पे पड़ा? संपूर्ण यूरोप पे, जो पूर्ण हो चुका था। जो यूरोप था ना, वो पूरा हो चुका था, उसी पे इसका क्या पड़ा? प्रभाव पड़ जाता है। और राष्ट्रीय तथा देशभक्ति की भावना का विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है? और यहाँ पे राष्ट्रीय तथा देशभक्ति की भावना मतलब फूट, सब किसमें भूट, विस्फोट हो जाता है। जिस प्रकार उसने भी यूरोपीय राष्ट्रीय का राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग पर प्रसरत किया। इटली और जर्मनी का एकीकरण। अब क्या होता है? इटली और जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण क्या हो जाते हैं? आंदोलन खड़े उठ हो जाते हैं। इटली और जर्मनी का एकीकरण। किसमें? इटली और जर्मनी के एकीकरण। और यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ क्या हो जाते हैं? राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण क्या हो जाते हैं? आंदोलन खड़े हो जाते हैं। लोगों ने यहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिया। आगे चल के फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठाने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति तैयार हुई, जिसका नाम क्या था? सन 1848 की क्रांति। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी सन 1848 की क्रांति। जल्दी जल्दी नोट करिए। आई होप आप सभी नोट कर लिए होंगे। इतना भी ज्यादा नहीं था कि नोट करने में टाइम लगेगा। अब क्या हुआ? सन 1848 की क्रांति।
सन 1848 की क्रांति। अब देखिए इसमें कौन रहता है, लुई फिलिप। इस क्रांति में कौन रहता है, लुई फिलिप। लुई फिलिप। अब देखिए लुई फिलिप कब से कब तक रहा, ये 1830 से 1848 तक रहा। ये कब लुई फिलिप आ गया था ना, जुलाई 1830 की क्रांति में, ये 1830 से 1848 तक रहा। यह कैसा शासक था, ये उदारवादी शासक था। इससे पहले कैसा सब शासक आते थे, प्रतिक्रियावादी, जो अपने देश में सुधार ही नहीं होने देते थे। लेकिन ये उदारवादी शासक था, एक अच्छा शासक था। कैसा शासक था, उदारवादी। उदारवादी शासक। कैसा शासक था, उदारवादी। और ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। ये कैसा शासक था, महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षी शासक मतलब, महत्वाकांक्षी मतलब होता है जिसको बड़ा बनने की इच्छा हो। मतलब ये अपने अंदर बड़ा बनने की इच्छा रखता था कि मैं बहुत बड़ा बनूंगा। और ये उदारवादी, अच्छा शासक भी था और महत्वाकांक्षी शासक भी था। अगर आप भी अपने अंदर ये इच्छा पाल लो कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत आगे जाना है, तब तो आपकी लाइफ सेट ही हो जाएगी। तो ये कैसा शासक था, महत्वाकांक्षी शासक। आप भी बोलना किसी से कि तुम कैसे हो, तो बोल देना मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मैं बड़ा बनने की चाह रखता हूँ। इसने अपने विरोधियों को खड़ा करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति चलाई। क्या किया, खुश करने के लिए। क्या करने के लिए, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति चलाई। कौन सी नीति चलाई, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। क्या की, किस लिए, उदारवादियों को विरोधियों को खुश करने के लिए क्या चलाया, स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति चलाया। और कब चलाया था ये, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के तहत। 1840 में इसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कब नियुक्त किया, 1840 में। क्या किया, गीजो को 1840 में गीजो प्रधानमंत्री। इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी, यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा। इसने क्या किया, 1840 में क्या किया, गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाए। कैसा नाम है, गीजो। यहाँ बिहार में कुछ मतलब गंदा काम कर रहे होते हैं तो बोला जाता है गीजो मत। तो क्या किया, 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। किसने, लुई फिलिप ने। इसकी यही सबसे बड़ी गलती थी कि इसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। अब यहीं से इसका सपना तहस नहस हो जाता है। ये कैसा शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। लेकिन ये गीजो जैसे ही आता है सारा इसका खेल ही बर्बाद कर देता है। और यह गीजो कैसा था, कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। मतलब ये भी अपने देश में कोई सुधार नहीं होने देता था। अब इसका ये चाहता है कि मैं बहुत बड़ा बनूं और ये चाहता है कि हमारे देश में कुछ सुधार ही नहीं हो, तो कैसे काम चलेगा। और इसने तो प्रधानमंत्री ही बना दिया। ये कैसा था, कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक कौन था, गीजो। और यह किसी भी तरह वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरोध था। कैसा,
मतलब वैधानिक सुधार, सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार, मतलब ये किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होने देना चाहता था, ये वो सबका विरोध करता था। लुई फिलिप ने गीजो को किसके साथ रहना पसंद किया? पूंजीपति वर्ग के साथ। किसके साथ? पूंजीपति वर्ग के साथ। क्या किया ये लुई फिलिप है, वो गीजो को क्या किया? पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद किया। पूंजीपति वर्ग जो बहुत बड़ा वर्ग था, उसके साथ क्या किया? रहना इसको पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में रुचि नहीं था। और मैंने पहले ही बताया था, ये मतलब नहीं चाहता था कि हमारे देश में कोई सुधार हो, और इसको शासन के कार्यों में रुचि बिल्कुल भी नहीं था। ये आलसी था। क्या? आलसी। इसके पास अल्पमत था। ये गीजो था, इसके पास क्या था? अल्पमत, मतलब इसके पास मत ही नहीं था, बहुत कम मत था। और ये किसके साथ रखना पसंद किया? पूंजीपति वर्ग के साथ। उस समय 3 वर्ग होते थे। पादरी वर्ग, कितने वर्ग होते थे? 3। फर्स्ट था पादरी वर्ग, पादरी वर्ग। सेकेंड था अभिजात वर्ग, और थर्ड था कृषक वर्ग या मध्यम वर्ग। थर्ड क्या था? कृषक वर्ग या मध्यम वर्ग। ये पूंजीपति वर्ग इसी में आ जाता है, पादरी वर्ग में। फर्स्ट था, उस समय कितने वर्ग चलते थे? 3 वर्ग। पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग या मध्यम वर्ग। पादरी में बड़े लोग आते थे, करोड़पति वगैरह, जैसे में अभी कौन है? अंबानी है ना, ये पादरी वर्ग में उस समय अगर रहते तो उस समय किस में आते? पादरी वर्ग में। अभिजात वर्ग मिडिल क्लास लोग आते हैं, और कृषक वर्ग या मध्यम वर्ग, कृषक से पता चल रहा है कि गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग इसमें आते हैं। अब देखिए, इसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। किसके पास? गीजो के पास कैसा कार्य नहीं था? सुधारात्मक कार्य नहीं था। और ना ही उसे विदेश नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। अब विदेश नीति में, जैसे में ये क्रांति हुई, तो ये विदेश नीति में ही ना क्रांति हुई है, तो इसी प्रकार इसको विदेश नीति में किसी भी तरह सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। उसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी होने लगी, बढ़ने लगी। किसके शासनकाल में? लुई फिलिप के शासनकाल में। और किसकी वजह से बढ़ने लगी? गीजो की वजह से। भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। किसके शासनकाल में? लुई फिलिप के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछेगा भूखमरी और बेरोजगारी कब बढ़ने लगी थी, तो बोलेंगे लुई फिलिप के शासनकाल में। क्या हुई थी? बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ने लगी। उसके वजह से गीजो की आलोचना होने लगी, मतलब गीजो को सारे लोग क्या भला बुरा कहने लगे। इसी कारण 1848 की क्या होती है? क्रांति होती है। इसी कारण 1848 की क्रांति होती है। समझे लो, जल्दी जल्दी नोट करिए।
जल्दी जल्दी नोट करिए भाई, मेरे प्यारे मित्रों। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब सबको ही गाने गाने लगा ना भाई, पापा कहते हैं तो नाम कर देना। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। नाक कटवाने वाले काम मत करना, अच्छे काम करना। अच्छा काम कैसे होगा? पढ़ाई लिखाई से होगा, ना कि किससे? गोबर उठाने से। अच्छा काम तो देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आप ओनली पढ़ाई कीजिए, आपका इंटरेस्ट जिसमें हो आप वो पूरे मन से करिए। जैसे आपका इंटरेस्ट खेल में हो, क्रिकेट खेल में हो, तो आप क्रिकेट इतना अच्छा खेलिए कि आपका नाम पूरी दुनिया में हो जाए। नोट हो गया? मुझे लगता है हो गया होगा। अब क्या होता है, इसी कारण 22 फरवरी 1848 को एक भोज का आयोजन किया जाता है। कब? 22 फरवरी 1848 को। 22 फरवरी 1848 को क्या किया जाता है? भोज का आयोजन। कब किया जाता है? 22 फरवरी 1848 को भोज का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में सुधारवादी भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? इस आयोजन में कौन भाग लेता है? सुधारवादी भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है जी? सुधारवादी। किस भोज का आयोजन होता है? इस आयोजन में कौन भाग लेता है? सुधारवादी। और जगह जगह अवरोध लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? जगह जगह अवरोध, रुकावट लगाए जाते हैं। इसी वजह से लुई फिलिप 24 फरवरी 1848 को गद्दी छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाता है। क्या हो जाता है? लुई फिलिप कब मजबूर हो जाता है? 24 फरवरी 1848 को गद्दी छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाता है। कब मजबूर हो जाता है? 24 फरवरी 1848 को गद्दी त्याग कर भागने पर मजबूर हो जाता है। ये क्यों भागता है? क्योंकि 22 फरवरी 1848 को एक भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें कौन भाग लेते हैं? सुधारवादी भाग लेते हैं। इसी के और क्या किया जाता है? जगह जगह अवरोध लगाया जाता है। इसी के कारण क्या होता है? 24 फरवरी जस्ट 2 दिन बाद 24 फरवरी 1848 को कौन? लुई फिलिप गद्दी त्याग कर भागने पर क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है। अब 1848 की क्रांति, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या होता है? आप लोग का नोट हो गया? लुई फिलिप भाग गया छोड़कर गद्दी। अब क्या सन 1848 की क्रांति का क्या होता है? परिणाम क्या होता है? परिणाम
1848 में पुरातन व्यवस्था का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? 1848 में क्या हो जाता है? पुरातन व्यवस्था का अंत। पुरातन व्यवस्था का 1848 में पुरातन व्यवस्था का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। मतलब जो फ्रांस में पुरानी व्यवस्था थी उसका अंत हो जाता है। अब क्या होता है? नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा किया जाता है। क्या किया जाता है? नेशनल असेंबली द्वारा यहाँ पे गणतंत्र की घोषणा किया जाता है और राजतंत्र को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? किसके द्वारा? नेशनल असेंबली द्वारा। नेशनल असेंबली द्वारा क्या किया जाता है? नेशनल असेंबली द्वारा क्या किया जाता है? गणतंत्र की घोषणा की जाती है और राजतंत्र को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? गणतंत्र की घोषणा और राजतंत्र को हटा दिया जाता है। गणतंत्र मतलब यहाँ पे अब लोगों का शासन चलेगा, राजा का नहीं। क्या किया जाता है? नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा की जाती है और राजतंत्र को हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? और 21 साल से ऊपर पुरुष को मताधिकारी का अधिकार मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 21 साल से 21 साल के ऊपर के पुरुषों को क्या मिल जाता है? मताधिकार। और काम करने का अधिकार। क्या होता है यहाँ पे? 21 साल के ऊपर के पुरुषों को मताधिकार और काम करने का क्या अधिकार मिल जाता है। अब यहाँ गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। कहाँ? फ्रांस में। गणतंत्रवादियों का नेता गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? लामार्टिन। और क्या था? और सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। सुधारवादियों का नेता कौन था? लुई ब्लाम। कब की बात हो रही है? सन 1848 की क्रांति में। गणतंत्रवादियों का नेता कौन? लामार्टिन। और सुधारवादियों का नेता कौन था? लुई ब्ला। अब क्या होता है? दोनों में मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों में अब क्या होता है? दोनों में क्या होता है? मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब झगड़े उत्पन्न होते हैं दोनों में। अब क्या होता है? लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है। इन दोनों में जब मतभेद उत्पन्न होता है तो क्या हो जाता है? लुई नेपोलियन जो था वो क्या बन जाता है? फ्रांस का शासक बन जाता है। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है या शासक बन जाता है।
इस क्रांति ने ना ही फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, मतलब ये क्रांति बोल रहे, ये क्रांति ना ही फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, मतलब ये क्रांति जो है वो ना ही फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी, उसको अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये इस क्रांति ने ना ही फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की अंत की, ये जो मैं अभी सारे देशों के नाम बताई, उसमें भी ये क्या किया, अपना प्रभाव जमा लिया, मतलब इसके कामों की वजह से ये सब देशों में भी क्या हुआ, प्रभाव फैल गया। कौन कौन सा देश था? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, कौन था? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड और कौन सा देश था? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, और इंग्लैंड। कौन कौन से देश थे? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड। ये सभी देश भी क्या हुए? इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन संतोष का फायदा उठाया। किसका फायदा उठाया? असंतोष का फायदा उठाया। क्या? किसने? इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने किसका फायदा उठाया? बढ़ते हुए असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगे को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट करिए। जल्दी जल्दी नोट करिए। आप लोगों ने नोट कर लिया तो आज की क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। बता दूं टॉपिक का नाम? बता दूं, इटली का एकीकरण। आप लोग उसको बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो नहीं समझ में आए तो मैं तो हूं ही समझाने के लिए आप लोग को। आप लोग कम से कम 2 या 3 बार उसको अच्छे से बस रीडिंग कर लीजिएगा। और अच्छे से रीडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे गाना बजा दिए और यहाँ पे पढ़ रहे हैं ब्ला 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 ब्ला, नहीं, ये नहीं। पूरे मन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक वर्ड मिलाकर पढ़ना है। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? इटली का एकीकरण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।